बारे में सीतामढ़ी में चर्चा है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गई और घर बैठे अब यूपीएससी क्वालिफाई कर गई। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका डीआई बने। 72 मार्क्स का होता है वो। अगर आपका डीआई सही से बन रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल आप ले सकते हैं। पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। जैसा ये सिलेबस बहुत ही अथाह है, एक समुद्र की तरह, तो हमें उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से निकाल कर पढ़ना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप एसएससी की करें, चाहे रेलवे की करें, चाहे एयरफोर्स की करें या किसी भी एग्जाम की करें, तो उसका एक सर्टेन डिमांड होता है और एक सर्टेन डायरेक्शन में आपको सिलेबस को कंप्लीट करके जो एग्जाम का डिमांड है उस हिसाब से काम। तैयारी 2-4 साल में नहीं होती है, तैयारी बचपन से होती है। हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं और जो हमारा माइंड डेवलप कर रहे हैं, ये तैयारी की, पढ़ाई की और घर से ही मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची। फॉर्म आया था, फिर मैंने फॉर्म भरा एंड फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी गुप्ता के साथ। हम इस वक्त अनंत रीजनिंग में हैं। हमारे साथ इस फ्रेम में बीपीएससी क्वालिफाइड पूजा सिंह राठौर है। इनके बारे में सीतामढ़ी में चर्चा है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गई और घर बैठे अब बीपीएससी क्वालिफाई कर गई और आज एसडीओ वेलफेयर ऑफिसर हैं। इनसे जानेंगे कि पढ़ाई कैसे करते हैं, भाई घर बैठे लोग बीपीएससी कैसे निकाल लेते हैं। बताइए, ये चर्चा के बारे में क्या कहना चाहिए आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ कि फाइनली मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया, जिसे बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम भी कहा जाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और फाइनली अब मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए एक सीढ़ी, एक कदम और आगे बढ़ गई हूँ। मेरा इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं? जी, इस बात में बहुत सच्चाई है। मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मैं 19 से इसकी तैयारी में लग गई हूँ। मेरे मोटिवेशन इसमें रहे हैं डिम्पू झा सर और मेरे भैया रहे हैं साकेत भैया, जिनका ये इंस्टीट्यूट है अनंत मैथमेटिक्स। इन दोनों का मोटिवेशन मुझे मिलता रहा है और मैंने मतलब जो कोरोना काल चल रहा था उस टाइम मैंने अपने घर पे ही तैयारी की, पढ़ाई की और घर से ही मैं इंटरव्यू तक भी पहुँची, जिसमें मेरा 66 में इंटरव्यू तक मैं पहुंची और कुछ नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 67 की तैयारी में मैंने बस पटना में जा कर के कुछ ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा मैंने क्लास किया था 1-2 मंथ, और मैंने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे लगा कि लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, यही कमी थी जो 66 में मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो इसके बाद मैंने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया और 67 में मेरा फाइनल रिजल्ट आप लोगों के समक्ष है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, लोग वहाँ जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। लोग कहते हैं कि 2 साल 4 साल का समय होता है। आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ली और ये क्या लग रहा है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप लोग को जो लगता है कि 2-4 साल में तैयारी होगी, दरअसल ऐसी बात है नहीं। तैयारी 2-4 साल में नहीं होती है, तैयारी बचपन से होती है। हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं और जो हमारा माइंड डेवलप कर रहा है, वहाँ पे अगर हम स्कूलिंग टाइम में अपना अगर बेस्ट देते हैं तो ऑब्वियसली हम एक अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। और जब हमारे माइंड शार्प होता है और हम अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं तो फिर हम 2 साल 3 साल भी प्रिपेयर अगर खुद से भी कर ले तो रिजल्ट ला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग को सही से नहीं कर पाया है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग की ज़रूरत एकदम नहीं है, मतलब हो सकता है कि कोचिंग से आप थोड़ा फास्ट चीज़ों को कर लें, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही अथाह है, एक समुद्र की तरह, तो हमें उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से निकाल कर पढ़ना है। तो अगर आप इतना खुद से कर पा रहे हैं कि आप उसमें से निकाल पा रहे हैं कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तब तो सही है। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट एक गाइडेंस के रूप में हम ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं ले सकते। आपने सिलेबस की बात है कि लोग एनसीईआरटी की बातें हमेशा करते हैं, कहते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 10 का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। इसका क्या ख्याल है आपका? जी, 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका प्री तो नहीं रुकेगा, ये तो कंफर्म है, और आपको मेंस का भी एक बेस तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, उन सबको जोड़ करके आप अपना डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपका हो रहा है तो मेंस में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मेंस के में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, बीपीएससी के लिए मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डीआई बने। 72 मार्क्स का होता है वो। अगर आपका डीआई सही से बन रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर डीआई गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन का एक एरिया है, उसको आप अच्छे से कवर कर ले। उसके लिए थोड़ा सा मतलब बेसिक मैथ्स को अच्छे करने की ज़रूरत है। आपको मैथ्स का विद्वान भी नहीं बनना है, बेसिक मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो बहुत सही रहेगा। मैंने डीआई के लिए यहाँ साकेत भैया से बहुत हेल्प लिया था
और उसके बाद मेरा DI में 72 में 72 मार्क्स है। तो मैं कहूँगी कि इसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे फाइनल रिजल्ट में। अच्छा, अक्सर लोग सुनने का आपको मिलता है कि 1 नंबर से छूट जा रहा है, 2 नंबर से छूट जा रहा है, क्या लग रहा है वो लोग कहाँ मिस कर देते हैं? एक्चुअली मैं खुद मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरा खुद फर्स्ट टाइम में प्री छूटा था 2 मार्क्स से, मेंस उसके बाद मेरा मेंस छूटा था 2 मार्क्स से, उसके बाद फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन भी 4-5 मार्क्स से छूटा हुआ है। इसलिए मैं जानती हूँ कि कितना मतलब ये लगता है कि आप पहुँच करके आप जब बैक होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय आपको ये सोचना है कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब आप में कमी नहीं है, बस थोड़ा सा और आपको निखार की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, तो आप ऑलरेडी आगे हैं, बस आपको थोड़ा और रेस में आगे बढ़ना है और आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो 1-2 मार्क्स से छूट रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं बहुत नज़दीक हूँ, मेरा नेक्स्ट टाइम पक्का होना है। अच्छा, बहुत सारे बुक है मार्केट में, बहुत सारे बुक है, लोगों का कन्फ्यूजन रहता है क्या पढ़े, क्या करंट अफेयर्स आ रहे हैं, है ना? तो इसको लेकर के क्या ख्याल है आपका? मैं सबसे पहले कहूँगी करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ अगर कोई है तो वो न्यूज़पेपर है। आप अगर न्यूज़पेपर डेली का पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स यहीं से आएगा और यहीं से सारा प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी एग्जाम टाइम में आप रिवीजन के लिए कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं रिवीजन टाइम के लिए, और अब आपका चूंकि करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर से, तो बस आप एक बार रिवाइज करेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बस 1 ही 2 मैगजीन लीजिए, उसी को 3-4 बार पढ़िए। बहुत सारा मैगजीन लेने से भी परेशानी है, तो कम से कम मैं कहूँगी 2 मैगजीन ले लीजिए। 2 मैगजीन में इसलिए कह रही हूँ कि एक से आप पढ़ रहे हैं तो आपका लगभग 80% वहीं से कवर हो जाता है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मीडियम कौन सा था आपका एग्जाम देने का, हिंदी था या फिर इंग्लिश? जी, मेरा हिंदी मीडियम। अच्छा, लोग हिंदी मीडियम में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा सिलेक्शन ले पाना आसान होता है, क्या कहना है इस पर? जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी एक बहुत सुंदर भाषा है। अगर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको इतने अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे जिनका आप इनपुट में आप यूज़ कीजिए, अपने आंसर राइटिंग में लाइए तो आपका आंसर बहुत बेहतरीन लगता है। उसके बाद आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। रही बात जो मेन मार्क्स का जो एरिया है वो आपके लिखने के तरीका पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख रहे हैं। आप सिर्फ पैराग्राफ लिख रहे हैं या पॉइंट्स में लिख रहे हैं या डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ चाहिए। आप सिर्फ पॉइंट्स का भी यूज़ मत कीजिए। जैसे कि अगर रूम में सिर्फ खिड़कियाँ हो और दीवारें ना हो तो वो रूम भी अच्छा नहीं लगता है। दीवारें और खिड़कियाँ दोनों होनी चाहिए, यानी पैराग्राफ्स, पॉइंट्स, डायग्राम सारे कुछ का अगर आप पुट देते हैं तो फाइनल आंसर आपका काफ़ी बेहतरीन बन जाता है। तो इस तरीके का आप तैयारी कीजिए, देन सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल होगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। सीतामढ़ी में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि सीतामढ़ी में वो कहाँ पढ़े, कौन से टीचर बेहतर उनके लिए हो सकते हैं, या फिर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर मतलब कितने घंटे समय दे सकते हैं? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सीतामढ़ी में तो सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी ही करें, और आप इसमें देख लीजिए कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप उसके सब्जेक्ट विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं कि अपने गाइडेंस लेने के लिए। फिर आपको गाइडेंस लेके करना आपको सेल्फ स्टडी है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। और रही बात कि घंटों की, तो घंटा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट रख रहा है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपका प्री बहुत नज़दीक है तो आपको ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम आवर्स देने पड़ेंगे, 16 आवर्स भी देने पड़ सकते हैं। अगर टाइम है आपके पास तो आप पर डे 6 to 8 आवर्स भी देके बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए आप लोग, अभी जाना कहीं नहीं है कि बहुत सारे सवाल बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल सकते हैं। सब बीपीएससी में लोग मैथ्स को भूल जाते हैं, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? मैं कहूँगी कि बीपीएससी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथ्स। आपको प्री में भी 10 मार्क्स का रहता है, और इसके बाद मेंस में तो ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि जिसका अगर मैथ सही हो गया तो वो फाइनल रिजल्ट में भी आ जाता है। और अगर आपने मैथ गलत करके आप आ चुके हैं तो बहुत मतलब कम चांस है कि आप फाइनल रिजल्ट में रहेंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह सकती हूँ बीपीएससी के लिए, क्योंकि ये 72 मार्क्स का होता है, GS 1 पेपर में आता है DI के रूप में, और उसके लिए आपका बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप 72 में 72 ला सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि मैथ्स पर भी इसमें फोकस किया जाए, क्योंकि ये आपको फाइनल रिजल्ट दिला रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरव्यू सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ आपको अपने रूम से निकल कर बाहर निकलना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना बेटर बोल पाएंगे और जितना आपका ये कॉन्फिडेंस आंसर रहेगा उतना बेटर वहाँ पे मार्क्स मिलता है, क्योंकि वो आपके नॉलेज की टेस्ट नहीं है, आपके पर्सनालिटी की टेस्ट है।
तो मैं सबसे पहले मैं 66 का इंटरव्यू में दी थी, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू कॉल आया था। तो उस टाइम मैं कहूँगी कि मैं सीतामढ़ी में ही थी और मुझे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में अनंत मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। कैसे हेल्प मिला मैं बताना चाहती हूँ। भैया यहाँ पे मुझे मौका दिए कि यहाँ के मैं स्टूडेंट को कुछ पढ़ा सकूँ, कुछ टीच कर सकूँ। तो मैं बोर्ड पे गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में जब मैं गई और वहाँ पर मुझे जब बोलना पड़ा तो एक अंदर का जो झिझक होता है वो टूटा। आपको इंटरव्यू के लिए सबसे पहले अपना झिझक को तोड़ना पड़ेगा और आपके अंदर क्या है वो तभी बाहर आ पाएगा जब आप बोल्डली बोलेंगे। तो मैं लगभग 2-3 महीने जो है वो बच्चों से इंटरेक्ट की और ये मौका मुझे भैया ने दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने देखा कि हमारे साथ स्प्रे में सीतामढ़ी की बेटी पूजा सिंह राठौर थी। उनका अपने इंटरव्यू सुना, किस प्रकार उन्होंने अपना प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू और इन सब के बीच जो दौर रहा कैसे उसको क्वालिफाई किया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो हमारे सर थे उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, बताया कि कैसे झिझक को तोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको पुनः बता दें, हम अनंत रीजनिंग में हैं। आपको बता दें कि इस फ्रेम में हमारे साथ 2 और सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ इस फ्रेम। अगर आप एयरफोर्स के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि एयरफोर्स में मुझे जाना चाहिए, प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कैसे करना चाहिए, तो शायद ये इंटरव्यू आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम आनंद कुमार शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, आप किस जॉब में हैं अभी? मैं एक्चुअली 2012 में मैंने 12th करने के बाद मैंने एयरफोर्स ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2015 में। एंड प्रेजेंटली अभी मैं 8 साल मेरी सर्विस हो गई है, 9th रनिंग है। एंड प्रेजेंटली मैं अभी बहुत कम लोग हैं जो कि एयरफोर्स में जा पाते। लोग बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, मतलब और भी बहुत सारे, लेकिन एयरफोर्स में लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली 12th करने के बाद मेरा भी आगे एस्पिरेशंस कुछ और थे कि ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस थे कि 12th के बाद मेरे को एक जॉब लेना था। तो एक आई थिंक एक 12th लेवल पे मेरे को नहीं लगता है कि एयरफोर्स अच्छा कोई बेटर जॉब हो। एक बहुत ही रॉयल ऑर्गेनाइजेशन है एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड। और 8 साल नौकरी सर्विस करने के बाद ये मेरा 9th ईयर रनिंग है और बहुत अच्छा फील कर रहा है। अगर एक्चुअली 12th के बाद अब मैं एज ए एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल में ज्वाइन किया था। इवन आप ऑफिसर्स ग्रेड में एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल पे सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। एंड एयरफोर्स के लिए एफकेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। एफकेट के थ्रू भी ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये सब एरियाज़ हैं। तो क्या लग रहा है सीतामढ़ी से एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर पाना कितना संभव? जिस पोस्ट पे मैं हूँ ग्रुप वाई और एक इसमें ग्रुप एक्स भी होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो हाँ कोई ईजिली यहाँ से क्रैक किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके करंट अफेयर्स आता है। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। देन फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन किया जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है साकेत सर कैसे पढ़ाएं आपको? जैसे आपने मैथ्स और रीजनिंग की बातें की, कितना इंपॉर्टेंट रहा साकेत सर जो पढ़ाएं वो? एक्चुअली 2012 इंटरमीडिएट करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया था, साकेत भैया से मिला था। तो मेरी फर्स्ट आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट हुई, इनिशिएट हुई। तो मैं सर से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा और ऑलमोस्ट सभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसी दौरान मैंने एयरफोर्स का फॉर्म आया था, फिर मैंने फॉर्म भरा एंड फाइनली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था। तो इनमें साकेत सर का एक बहुत बड़ा रोल है कि उसके बाद फिर मेरे को मैथ्स रीजनिंग का मैंने दोबारा कहीं क्लास में नहीं लिया, उसके बाद मैं ट्रेनिंग पीरियड में चला गया। तो सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और सबसे बड़ी बात होता है स्टूडेंट और टीचर में जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो फर्स्टली टीचर तो है ही, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है साकेत भैया एंड लोगों को हर तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, हर तरह से हेल्प करने में आगे रहते हैं। तो क्या लग रहा है सीतामढ़ी या फिर जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि एयरफोर्स का प्रिपरेशन अगर सीतामढ़ी या फिर आसपास के जिले से वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है? उनके लिए एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। इंग्लिश आप न्यूज़पेपर वगैरह, रीडिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मैं द हिंदू तो प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि 10th 12th लेवल पे उस लेवल का मैच्योरिटी नहीं रहता है। तो आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं उससे, एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह पे
स्किल राइटिंग वगैरह पे, पैराग्राफ राइटिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और मैथ्स रीजनिंग जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन का सिलेबस होता है, अरिथमेटिक एंड रीजनिंग पे फोकस करके आराम से क्रैक किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीतामढ़ी में बहुत सारे कोचिंगों की भीड़ है, वैसे में अनंत रीजनिंग के पास लोग कैसे पहुंचे? आई थिंक पहुंचने का रीज़न क्या है, क्योंकि भैया का थोड़ा साकेत भैया का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, औरों से अलग है। मैं तो इनसे 2014 से ही कनेक्टेड हूँ। इनका ये पढ़ाने के साथ साथ क्या है कि वीकली टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं ये, एंड ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी होते हैं। तो आई थिंक पढ़ाने का, और ये एक प्रॉब्लम को ये 10 बार सॉल्व कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ इरिटेट हो जाना बार बार पूछने से। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पढ़ने में, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है पढ़ाई के लिए, और सभी लोग आ करके यहाँ पे आगे अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। क्या लग रहा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये क्लास सीतामढ़ी के स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो सकता है? आई थिंक इससे बढ़िया कोई है ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्जामिनेशन का जो रिक्वायर्ड चीज़ें है, जो आज का चेंजिंग सिनारियो है, हर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे दिन पर दिन अपडेट होते जा रहा है। तो आई थिंक साकेत भाई इज द बेस्ट। मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। यस, दैट्स इट। और हमारे साथ अभिषेक रंजन जी रक्षा मंत्रालय में MES के अंतर्गत इनका चयन हुआ है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जिसे कहते हैं। हम अभिषेक से जानेंगे कि किस प्रकार ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हम अनंत रीजनिंग में है। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और अनंत रीजनिंग से इन्होंने क्या कुछ पाया और कैसे तैयारी की, कैसे है? जी बहुत अच्छे। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि मैंने अपना प्रिपरेशन लगभग 2018 के दिसंबर से शुरुआत की थी, और शुरुआत मैंने SSC की तैयारी से ही की थी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं यहाँ पे अनंत एडवांस में आया था पढ़ने के लिए। साकेत भैया हमारे गुरुजी और भैया भी हैं, दोनों हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी की। लेकिन तैयारी करने के दौरान मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया। तो बहुत सारा एग्ज़ाम दिया तो उसमें मुझे शुरुआत में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद, काफ़ी सारे एग्ज़ाम का प्री मेंस सब क्लियर होने लगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्ज़ाम में मुझे असफलता देखने के बाद मेरा मन हताश हो गया। लेकिन लग रहा था कि अब नहीं होगा। लग रहा था कि अब नहीं होगा, क्योंकि मेंस में जाने के बाद क्या होता है कि आप जब मेंस देते हैं, जैसे मैंने 2 बार AFCAT दिया है, रेलवे का मेंस दिया है, NTPC दिया है, ICAR का मेंस दिया है, तो काफ़ी सारे मेंस देने के बाद लगता था कि कहीं मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि कहीं कहाँ कमी रह रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उस टाइम में भैया काफ़ी मदद करते थे, बोलते थे कि नहीं, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लगातार तुम थोड़े अपनी कमियों को देखो, और ज़्यादा मॉक लगाओ, और ज़्यादा सीखो, जहाँ कमी है उस पोर्शन को सही करो। तो मैंने लगातार ये काम किया, और अंततः मेरा चयन जो है MES के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय में हुआ है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, सीतामढ़ी में बहुत सारा कोचिंग है, मतलब हजारों स्टूडेंट्स से कोचिंग, डेस्क बेंच और स्टूडेंट्स का भरमार लगा होता है। अब स्टूडेंट्स वहाँ मतलब कैसे पढ़ते होंगे आप यहाँ, मतलब 2, 4, 5, 10, 20 स्टूडेंट्स सबसे फिर भी यहाँ सिलेक्शन हो नहीं पा रहा? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि कोचिंग में कभी भी भीड़ देख के तो जानी नहीं चाहिए, ठीक है। और जाना वहीं पे चाहिए जहाँ हर एक एग्ज़ाम का अपना एक डिमांड होता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप SSC की करें, चाहे रेलवे की करें, चाहे एयरफोर्स की करें, या किसी भी एग्ज़ाम की करें, तो उसका एक सर्टेन डिमांड होता है, और एक सर्टेन डायरेक्शन में आपको सिलेबस को कंप्लीट करके जो एग्ज़ाम का डिमांड है उस हिसाब से काम करना होता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ जो नए बच्चे जाते हैं कोचिंग में, तो उनको लगता है कि पढ़ना कुछ और है, उसमें वो डेप्थ में चले जाते हैं, जबकि डेप्थ की डिमांड नहीं है उतना ज़्यादा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम सही टीचर को चुनने से पहले हम अपने सब्जेक्ट को जानें, एग्ज़ाम के हिसाब से जो सब्जेक्ट का डिमांड है उसको जानें, फिर उसके बाद अपने कैलिबर को देखें, और उसके हिसाब से जहाँ हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ हम जाके कुछ सीख रहे हैं, वहाँ हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वही कोचिंग और वही टीचर हमारे लिए बेस्ट है। इस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मतलब सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स को फॉलो करके, ये नहीं कि भीड़ जहाँ जा रही है वहीं गए, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे फॉर्म, सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अब इस चीज़ का प्रिपरेशन करें, चलो ये फॉर्म आया, ये भी डाल दे रहे हैं, वो आया, वो भी डाल दे रहे हैं, तो इसको क्लियर कैसे कर लो? जी, आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब के लिए हर एक बच्चा जो है परेशान है, और जॉब में सिलेक्शन लेना भी इतना आसान काम नहीं है। तो इस टाइम होता क्या है कि आदमी को अगर एक जॉब में वो एक समय के लिए अपना गोल फिक्स करता है, लेकिन उधर नहीं होता है, तो वो सर्टेन डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है।
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बुरी बात है कि हमको अलग अलग जगह जॉब नहीं ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमको एक सर्टेन एक पैटर्न को फॉलो कर जिस एग्ज़ाम का भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम पे आधारित जो और एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इतनी ज़्यादा कमी है और इतना ज़्यादा वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो वैकेंसी नहीं आने से क्या होता है कि कई बार हम ट्राई करते हैं तो निराशा मिलती है। तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से जाना चाहिए। जैसे हम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के पैटर्न पे आधारित जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल को, आप उसमें बिल्कुल डालें, बिल्कुल एग्ज़ाम दें। अगर आपका उसमें चयन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। और जो पैटर्न है एक बार उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जैसे एसएससी में मैंने तैयारी की तो वहाँ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। बेसिकली जितने भी मतलब लगभग एग्जाम होते हैं बैंकिंग को छोड़ के और लोक सेवा आयोग को छोड़ के, बाकी सबका पैटर्न एसएससी जैसा ही रहता है। तो एसएससी वाले बच्चे कहीं भी जल्दी आसानी से फिट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सबसे पहली बार आप एक बार अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करें। प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या करें, उस पर बेस्ड जितने भी एग्जाम हैं, अगर आपको लगता है आपका कैलिबर है तो आप जरूर दें। जीएस के लिए आपने कहाँ से पढ़ा था? जीके? हाँ, जीके जीएस के लिए सबसे पहले तो मैं सिस्टमेटिकली डिम्पू सरिया लक्ष्य द गोल में मैंने पढ़ाई की थी, तो वहाँ से मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्ञान मिला। लेकिन उसके बाद मुझे अपने सेल्फ स्टडी से महेश कुमार वर्णवाल जी का जो बुक है जीके का वो, और एसपीडी का आता है करंट अफेयर्स के लिए वो, बस इसी दोनों के हेल्प से मैंने प्रिपरेशन किया था। 24 घंटे में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते थे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मानता हूँ। मैनेजमेंट करना है तो खुद का मैनेजमेंट करना होता है। टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो अपने आप का मैनेजमेंट कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम 10 घंटे ही पढ़ें, है ना, हम 5-6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पे ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कम समय में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। विदाउट कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगा एग्जाम का, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंस की कमी है आपके अंदर, तो आपको हार्ड लेबर करना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हमारे साथ इस फ्रेम में अनंत रीजनिंग के साकेत सर हैं। साकेत सर को यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं साकेत भैया कह के बुलाते हैं, और ये पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे फ्रेम में बहुत सारे छात्र भी पीछे आपको दिख रहे हैं। हम इससे जानेंगे कि आखिर टीचर के साथ साथ एक स्पीकर और भैया कैसे बनते हैं। और ये बहुत छोटा कोचिंग है, यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स हैं लेकिन क्वालिफाई ज़्यादा करते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है इस क्लास की। तो हम सर से बात करते हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं आप जी। भैया का कोई लॉजिक नहीं है, ये अपना प्रेम है, आपस में हम लोग बात करते करते सब आते हैं तो शुरू में सर ही कहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है आपस में जब हम लोग कुछ समय व्यतीत करते हैं तो आपसी एक लगाव होता है, एक भाई वाला प्रेम दिखाई पड़ता हुआ सारे बच्चों के। तो मोस्टली मैं कहूँगा कोरोना से पहले के जितने बच्चे रहे होंगे सब लोग मुझे भैया ही कहते हैं। और अभी जो भी लोग हैं, उस समय एक बड़ा बढ़िया सा एक जुनून वाला बैच था और उस समय बहुत फिल्टर करके बच्चे लोग को मैंने वहां तक लाया था। अपना कोशिश करके बैठा था कि हाँ भाई पढ़ाई ऐसे करना है, और मानते थे बच्चे बात, सभी बच्चे बात मानते थे। तो भैया बस एक आपसी प्रेम है, ऐसा नहीं है कि मैं भैया मैंने कहने के बाद ये दोनों है, ये तो मुझे हर साल राखी बांधती है। ये दोनों पिछले 3-4 सालों से मुझे हर साल राखी भी बांधती है। तो बस लगा कि हाँ शायद भैया का कुछ होगा इस सगल पे, तो सब लोग भैया बोलते हैं। और अच्छा, जो लोग आ रहे हैं सिलेक्शन होकर के चले जा रहे हैं, क्या कहना है, ये क्या थॉट है? बहुत अच्छे बच्चे हैं जो भी बच्चे, मैं अपना इसमें अगर 10-20% मानता हूँ तो बच्चे का मेहनत इसमें 80% है। हम बस एक मार्गदर्शक है, हमें जो बेहतर लगता है, क्योंकि मैं खुद अपने लाइफ में एक असफल इंसान हूँ, तो मुझे पता चलता है कि असफलता की सीढ़ी क्या क्या है, तो वहां से जाने की मैं कोशिश करता हूँ कि वहां पे बच्चे को नहीं जाने दूं। तो बस वही बातों के अपने आप बीती बातों को मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ शेयर करके या डांट करके या जैसे भी हो वो चीज, या फिर हंसी मजाक के मूड में ही उस चीज को मीन्स हम एक्सप्रेस करके कोशिश करते हैं कि वो चीज मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि असफलता माने अच्छे बच्चे असफल हो जाते हैं थोड़ी गलतियों से, बस वही कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा तो कोई बात। अच्छा, यहाँ मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स है, भीड़ नहीं है, और क्या कहना चाहिए, भीड़ नहीं है, स्टूडेंट्स कम है और सिलेक्शन मतलब एक अच्छे मूड में हो रहा है। ये बात मैं बताता हूँ, भीड़ नहीं है। जैसे मुझे फीडबैक मिलता है अच्छे लोगों से कि मैथ्स हम बहुत फास्ट पढ़ाते हैं या फिर अलग ढंग से पढ़ाते हैं,
शायद बच्चों को कम मैथ्स हमारा समझ में आता होगा। मैं एक क्लियरली बात करता हूँ कि हम कम से कम 10th पास बच्चे हमारे पास आते हैं, और 10th पास बच्चे को अगर प्राइमरी क्लास का मैथ्स नहीं आ रहा और वो आएंगे जॉब की तैयारी करने, तो भाई दिक्कत होगा, जिसको जोड़ घटाव में दिक्कत होगा। और पहली बात ये, और अगर आपके पास दिक्कत है तो आप बोल नहीं पा रहे हैं क्लास में, ठीक है ना, कि आपको बोलना होगा कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे जोड़ में दिक्कत है। मुझे कितने सारे बच्चे आते हैं ऑनर्स पास है, मैं फ्रैंकली कहूंगा कि उनको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता रहता। तो अगर यह बच्चे कहेंगे कि सर का मैथ्स थोड़ा फास्ट है, तो है मेरा फास्ट, ठीक है। तो क्योंकि मैं अगर 10 ही बच्चे को अगर मैं पढ़ाता हूँ एक बैच में और उसमें 2 बच्चे अच्छे हैं, तो अगर मैं वहां से उठाऊंगा तो 2 बच्चे का कैरियर नहीं बनेगा। मैं जोड़ घटाव सिखाते सिखाते रह जाऊंगा। हाँ, जो बच्चे मुझसे खुल के करें, मुझसे बच्चे को आजादी होती है कि आप मुझसे टाइम ले लें और मुझसे अकेले में मिलकर के जो दिक्कत है उसकी पूरी छूट है कि हमारे पास टाइम है, आप आइए हमसे सीखिए। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो भीड़ की एक कमी ये है कि मैं जेन्युइन अपडेटेड सिलेबस पढ़ाता हूँ, जो मीन्स एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज मैं पढ़ाता हूँ, और अच्छे ढंग से शायद मैं अपना बेस्ट देता हूँ। हमारे पास जितनी भी जानकारी है उसका मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और शायद यही कारण है कि जो पढ़ते हैं उनको सक्सेस मिलता है, कम से कम हमारे सब्जेक्ट में तो पक्का अच्छा करते हैं। अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे कि कम स्टूडेंट्स है लेकिन उपलब्धियां बड़ी है, बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, और अक्सर ये देख रहे हैं जहाँ भीड़ होती है वहाँ सिलेक्शन कम होता है। ये मैं और लोगों की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ सिलेक्शन का क्या रेट है नहीं है सर। ये प्रोसेस होता है ना, जैसे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और लोग का जो सिलेक्शन हो गया है, जैसे मैथ्स ऐसा नहीं कि मैंने सिलेबस पढ़ाया, एक बुक मैं पढ़ाता हूँ, राकेश यादव का बुक पढ़ाता हूँ और भी बुक पढ़ाता हूँ, तो वो बुक खत्म हो गया, बच्चे को छोड़ दे तो बच्चे पास नहीं करेंगे। मैथ्स एक बार में ट्यूशन होता है, वो बस एक ट्यूशन होता है कि उसमें हम बस मैथ सिखा देते हैं, वो फिल्टर्ड करके मैथ में स्पीड भी चाहिए, तो मैथ को 2-3 बार मीन्स करके, और वहां पे लास्ट काम होता है मॉक लगा करके आपको स्पीड पे काम करना होता है। तो मैथ पहले ट्यूशन पर पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन रखिए, जो मैं कराता हूँ अभी भी मैं करा रहा हूँ, 2 से 4 बैच में मैं वो काम कर रहा हूँ। अलग अलग बुक से सेमी पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ, और उसका कोई चार्जेस नहीं होता है, बहुत माइनर से चार्ज पे, फोटो स्टेज पे चार्ज पर पहले उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो मेहनत करना होता है मैथ रीजनिंग को बूस्ट करने के लिए, टीचर को तो मार्गदर्शन में बच्चे को बताना होता है कि बाबू ऐसे करोगे तब वहाँ पे स्कोर अच्छा करोगे। अदरवाइज ट्यूशन पढ़ के घर बैठा जो बच्चे होंगे सेल्फ स्टडी में, जैसे ये इनका मैथ बेस अच्छा था, ये शुरू से आई हुई, इनका मैथ अच्छा था, यहाँ पे अभिषेक भी था, इनका मैथ, तो ये लोग बहुत जल्दी सीखे हैं चीजों को। और भी बच्चे हैं जो अभी ऑडिटर है, उसका भी मैथ बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो मैथ जिसका खराब है उसको फिट, और उस सबको स्पीड पे काम करना हुआ है, सब लोग का गणित सॉल्व कर देना। हमारे पास अभी भी 15-20 बच्चे होंगे, सारे मैथ सॉल्व कर देंगे, स्पीड नहीं होगा। तो स्पीड बेसिक पढ़ा करके तो भैया नहीं हो सकता है, आप हंसा बुला के खिला करके और तो स्पीड के लिए टेक्निक बताना होगा, कॉन्सेप्ट बताना होगा, और कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं इस चीज को बताना होगा, कि आपको 4 ऑप्शन से भी आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, आपको कैलकुलेशन माइनर से कैलकुलेशन से भी आप कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज आपको टीचर ही सिखाएंगे। तो क्या लग रहा है यही तरीका है कि आपके बच्चे बैंकिंग में जा रहे हैं, मतलब एयरफोर्स में जा रहे हैं? बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग का एक टाइम था सर, कोरोना से पहले सीतामढ़ी में बैंकिंग की स्थिति इतनी गंदी है अभी। सीतामढ़ी मैं खुद कहता हूँ कि सीतामढ़ी के आप किसी बुक के स्टॉल पे जाइएगा तो बैंक का बुक नहीं मिलेगी सीतामढ़ी में। बैंक तो फिर आपके स्टूडेंट्स मतलब मैनेजर कैसे बनते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, ये सारी बात कोरोना से पहले की जो भी है वो है। हाँ, बैंक का बुक मैं अभी हाल फिलहाल में IBPS का मैं एग्जाम के लिए 5-6 बच्चों को फॉर्म भरवाया था। मैं एक मॉक का बुक के लिए भी मैंने गया था, तो बच्चे परेशान हो गए ऑर्डर दे करके। माने यहाँ पे बैंक पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले की संख्या खत्म। एक मैं हूँ जो थोड़ा बहुत फोर्स कर देता हूँ, शायद ये और भी लोग हो, लेकिन जो स्थिति है मैं देखता हूँ बैंक तो सीतामढ़ी से खत्म हो चुका है। हाँ, SSC है, हम हैं, और लोग भी होंगे, रेलवे भरा पड़ा है, और सब छोटे छोटे जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। ये GD हो गया, बिहार पुलिस हो गया,
स्टैंडर्ड जॉब के लिए सब बच्चे की मानसिकता ही टीचर लोग, वो मैं टीचर को नहीं बोल सकता हूँ, शायद वो मानसिकता ही हो चुकी है कि एक छोटा सा जॉब हो जाए। अच्छे जॉब के लिए कोई सोच ही नहीं रहे, क्योंकि लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं। आप ये सोचिएगा जो आप कहे हैं कि भगवान मिल जाना होता है, शायद होता है, ठीक, भगवान मिलने के बराबर सरकारी जॉब होता है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। कोई भी हो, बैंक का इन्वायरमेंट, मैं फ्रैंकली कहूँगा, मैं हमारे यहाँ होके बैठे अभी भी मेरे बैनर पे बहुत सारे होंगे बैंक में हमारे बच्चे होंगे, अब नहीं है सर सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के साथ कारण जो हो, अपने यहाँ के बच्चे का इंग्लिश खराब रहता है। इंग्लिश मैंने द हिंदू पेपर अपने कोचिंग में 2 माह लेके बैठा और बच्चों के लिए लेके बैठा, 2-3 बच्चे ही शायद उठाए होंगे उस पेपर को, छूने से डरते हैं, यानी छूने से डरते हैं कि भाई इंग्लिश पेपर, मुझे मजबूरी में हिंदी न्यूज़पेपर लेना पड़ा। तो ये इन्वायरमेंट नहीं है सर, बैंक का इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। यहाँ पर भी एसएससी का इन्वायरमेंट नहीं है, बनाना पड़ता है। अपने बच्चे को पढ़ा करके उसको मोटिवेट करके वहाँ पे लाना पड़ता है। उसके बाद कुछ बच्चे उसमें से जागते हैं और उसके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे जागते क्या हैं। लग रहा है, मतलब ये जो मोटिवेशन के बाद ये सफलता मिली है, उपलब्धियां बच्चे का हार्ड वर्क इसमें सबसे ज्यादा है। मैं तो एक मार्गदर्शन हूँ, बच्चे बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि जब तक उसके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा और मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक टीचर कहाँ से ना। ऐसा होता है तो यही 3 क्यों है, सबके सब होते हैं। हम अगर मीन्स हमारे सिखाने से जॉब हुआ है तो ये यह बात है, जो मेहनत करता है और जो कंसिस्टेंट मेहनत करता है। आपने टाइम की बात कहा था कि टाइम कितना देर पढ़ाई किया जाए नहीं किया जाए, कंसिस्टेंट पढ़ना चाहिए और टाइम तो देना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, कल मैं 5 घंटा पढ़ाई करूंगा, फिर 2 दिन नहीं करूंगा, फिर 10 दिन पढ़ाई करूंगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल होंगे, उनको हो जाते होंगे, वह बात अलग है। आप 4 घंटा ही पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। आज शादी में जाना है तो आज 4 घंटा नहीं पढ़ाई कर पाए तो आपका ये धर्म है, मैं कहूँगा धर्म है कि अगले 4 दिन आप 5-5 घंटा पढ़ाई कीजिए आप करके बैठिए, ताकि एक दिन का 4 घंटा आपका खराब होके बैठा है वो आपका मेकअप हो जाए। आप एक स्टूडेंट है, आप कर्म क्षेत्र में है और कर्म में है तो अपने कर्म को ईमानदारी से लें। सबके लाइफ में होता है कि आज शादी है, आज तबीयत खराब है, आज कुछ है, तो आपका टाइम खराब हो रहा है किसी कारणवश, तो उस टाइम को आप अपने समय से निकाल करके उसको प्लस कीजिए। और सफलता तो आप अगर आप ठान लिए और मेहनत करें, क्योंकि इच्छा शक्ति तो सबके पास होती है। आते जो भी बच्चे आते हैं सब आते तो है जॉब करने, कि नहीं तैयारी करना है नौकरी निकालें, सबको तो होता नहीं। तो उसमें जिसके पास इच्छा शक्ति हो और मेहनत हो और दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की ललक भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो ललक हो कि वो हमसे अच्छा मैथ सॉल्व कर रहा है तो हमें भी कोशिश करना है। तो ये चीज किसी के पीछे पड़ के टांग खींचने से अच्छा है उससे आगे निकल जाना है। मैं बस यही बात कहूंगा, मेहनत सबसे बड़ी बात है। हमारा बस एक योगदान है, थोड़ा बहुत मार्गदर्शक है, और जो हमें ज्ञान है वह ज्ञान हम देता हूँ। यह नहीं कि मैथ मुझे सबसे अच्छा आता है या सबसे ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज्ञान जो है गणित का वही मैं देता हूँ। और टेक्निकली बच्चे को इतना साउंड कर देता हूँ कि बैंक, एसएससी या किसी भी एग्जामिनेशन का मैथ और रीजनिंग हो तो वो 90%, 95% आसानी से लेके आ जाए। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो 100% लेके आ जाते हैं, ठीक है, वो बात होती है। यानी कि 90% में सिखाता हूँ सबको, 100% वह लाते हैं जो अपना एफर्ट, जो शिव खेरा एक बार कहे मैंने बुक में, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो सफल व्यक्ति वही होता है, सब हमसे ट्यूशन पढ़ता है या जो भी बच्चे आते हैं वो ट्यूशन पढ़ता है। सफल कौन होता है? जो उसी चीज को, उसी क्लास को अलग ढंग से जाकर के करता है, सीखने की कोशिश करता है, उसका सक्सेस हमारी समझ से डैम श्योर होता है। और वो मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ। आपने इस वीडियो में देखा कि अनंत रीजनिंग के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, और आज अनंत रीजनिंग के स्टूडेंट्स आज बैंक मैनेजर की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या फिर एयरफोर्स की बात करें, या फिर पुलिस की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ भीड़ कम है, स्टूडेंट्स कम है, लेकिन जो सफलताएं है वो ज्यादातर मिल रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहेंगे। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी सरकारी नौकरी पाना है तो आप अनंत रीजनिंग एक बार जरूर जाइए।